Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Manager and for Assistant Accounting and for DSSB PGD Commerce. तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें हैं आपको वो बताई थी। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, गैप क्या होता है। तो अब मैंने आपको पहले जैसे थ्योरी कराई है उसके बाद मैं आपको थोड़े एमसीक्यूज कराऊंगी उस पे बेस्ड। ठीक है, ताकि आपका एक प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ में कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिक फंडामेंटल के बेस पर आपके एमसीक्यूज है। कुछ आपकी जो अकाउंट्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो हम डिफाइन करते हैं उस पे बेस्ड मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें वैसे बैठ के मैं आपको नोट्स के वाइज पढ़ाऊंगी तो आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट होते हैं। तो मैंने उस सबको एमसीक्यू की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एज एंड व्हेन दे अकर एंड क्लासिफाई देम इनटू एनी सुटेबल अकाउंटिंग हेडिंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ। मैंने आपको बुक कीपिंग बताया था। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो अकर हुई है, कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कौन से अकाउंट में वो आएगा, किस हेड के अंडर, वो सारी चीजें आपकी बुक कीपिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी ये नहीं होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी नहीं है। ये क्या डेफिनेशन है आपकी बुक कीपिंग की। अब क्या हुआ, जैसे बुक कीपिंग की क्या डेफिनेशन होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये उस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Bookkeeping is mainly concerned with recording of financial data relating to in significant and orderly manner. ठीक है, अब क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, कंसर्न करता है कि हम कैसे फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करें एक सिग्निफिकेंट एंड एक ऑर्डर में। ठीक है, अब किसका है ये, किसका डेटा हम कर रहे हैं, ये हम डेटा करते हैं बिजनेस का। ठीक है, तो ये किससे कंसर्न रहती है, ये बिजनेस से रहती है। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। अब बेसिक फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ मॉनेटरी नेचर, जो भी मनी की फॉर्म में है उस सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग का मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, there are two system of accounting, that is cash basis system of accounting and basis system of accounting. अब क्या होता है, एक तो आपका दो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, एक आपका कैश बेसिस सिस्टम होता है और एक होता है दूसरा एक और अकाउंटिंग सिस्टम। तो उसको कौन सा बोलते हैं, वो होता है आपका एक्रूवल बेसिस वाला। ठीक है, एक आपका कैश बेसिस पे चलता है जिसमें आपको कैश में पेमेंट हो गई, एक दूसरा एक्रूवल होता है कि अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है मगर हो जाएगा। ठीक है, डीम टू बी रिसीव। तो ये आपके दो बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट है द ऑल्टरनेटिव टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन सा है, एक आपका कैश बेसिस होता है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आपका एक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। मैंने आपको कल ही बताया था, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि वो डुअल एस्पेक्ट को लेके चलता है। एक आपका दो अकाउंट होते हैं, एक क्रेडिट हो रहा होता है, एक डेबिट हो रहा होता है। ठीक है ना, तो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एज पर डुअल कंसेप्ट। आपकी मैंने एक एंट्री बताई थी, दैट इज एक इक्वेशन होती है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं किसी भी एंट्री में, या तो एसेट्स हो रहा होगा या लायबिलिटी साइड में, या तो लायबिलिटी या फिर कैपिटल में चेंज आ रहा होगा। तो दो चीजें अफेक्ट होती है, इसके लिए इसको डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ अ फर्म इज 8 लाख एंड कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज 7 लाख। द टोटल एसेट्स फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको लायबिलिटी पता है 8 लाख, आपको कैपिटल पता है 7 लाख, तो आपके एसेट्स कितने आ गए, 15 लाख। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा तो उसका बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के क्वेश्चन करे थे। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें थोड़े अलग लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, हम वो भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट्स आपके हैं 14 लाख की, लायबिलिटी है 6 लाख की, तो कैपिटल कितनी होगी, तो वही इक्वेशन लिखनी है आपको, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स आपको 14 लाख पता है, ठीक है, लायबिलिटी आपको 6 लाख पता है, तो आपकी कैपिटल नॉर्मली निकल आएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 8 लाख। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यही आपको दोबारा है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या इक्वल होता है, इक्वल्स टू टोटल एसेट्स होते हैं। जितने भी कंपनी के टोटल एसेट्स हैं उन सबका समीशन इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ गुड फॉर अ बिजनेस रन बाय अ फुटवेयर मर्चेंट। अब क्या होता है आपको पता है जो भी बिजनेस चला रहा होता है तो जिस प्रोडक्ट में वो काम कर रहे होते हैं उनको गुड्स बोलते हैं। तो अगर कोई फुटवेयर मर्चेंट है तो उसके लिए गुड्स क्या होंगे, उसके लिए गुड्स क्या होंगे, टेबल चेयर तो होगा नहीं, पेन पेंसिल भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो शूज में काम कर रहा होगा तो उसके गुड्स क्या होंगे, उसके गुड्स होंगे शूज जिसमें वो डील करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या नहीं है, गुड परचेज फ्रॉम 1000, प्लेस इन ऑर्डर फॉर परचेजिंग द गुड्स फॉर 2000। ठीक है, अब ये गुड फ्रॉम नहीं है, यहाँ पर फॉर है। ठीक है। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 5000, रेंट पे टू लैंडलॉर्ड 3000। अब क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अब देखो गुड्स परचेज करे हैं तो आपने परचेज कर ली है, ट्रांजेक्शन हो गई है तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक, आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया है, आपने कोई पैसा लगाया होगा वहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को आपने रेंट पे कर दिया है, अपना आपका बिजनेस है, आप जहाँ बिजनेस चला रहे हैं वो आपने रेंटेड जगह ली हुई है तो आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया। अब ये प्लेस इन ऑर्डर फॉर परचेजिंग द गुड्स फॉर 2000। यहाँ पर आपको अभी आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है कि आपको 2000 गुड्स फॉर 2000, मतलब परचेजिंग द गुड्स फॉर 2000 रुपीज के आपको गुड्स परचेज करने हैं। ये अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है, ना पेमेंट हुई है ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है कि आपका कोई उसमें लेना देना हुआ हो। ठीक है, तब हम उसको आपको गुड्स मिले हो, आपने पेमेंट कर दी है, तब ये वाली चीज। अभी आपने सिर्फ सिंपल ऑर्डर प्लेस किया है तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर। क्या कौन सा आइटम है जो फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है। फाइनेंशियल मतलब जो कैश बेसिस पे चल रहा है। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, ये तो है। ठीक है। विड्रॉवल ऑफ कैश बाय अ प्रोप्राइटर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज, ये भी है। डिमिनिशिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। अब देखो यहाँ पर कहीं भी तो कैश की चीज नहीं इंक्लूड हो रही है, कैश या बैंक। परचेज ऑफ बाइक ऑन क्रेडिट, उधार पे बाइक खरीदी है तो ये भी आपका एक फाइनेंशियल नेचर है, मगर आपने एम्प्लॉय को निकाल दिया, ये इन फाइनेंशियल नेचर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटल एसेट्स ऑफ द ट्रेडर आर 7,25,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 4,25,000। ओनर्स इक्विटी विल बी, अब देखो एसेट्स कितने हैं 7,25,000। ठीक है, और आउटसाइड लायबिलिटीज आपकी कितनी है 4,25,000। तो ओनर की कैपिटल कितनी हुई इसमें, टोटल 3 लाख क्या होगी, वो जो ओनर की खुद की कैपिटल। टोटल एसेट्स मतलब कि ट्रेडर के पास जितने भी एसेट्स, उसकी जितनी भी वैल्यू है, जितना भी उसके पास पैसा है वो सब। ठीक है। अब इसके अंदर जो उसने बाहर का पैसा लिया हुआ है आउटसाइड लायबिलिटी है, मतलब कि बाहर से इसने उधार लिया है, मान लो उसके क्रेडिटर, मान लो एक तरीके से लायबिलिटी है, उसको माइनस करो तो उसके खुद के ओनर कैपिटल कितनी होगी 3 लाख होगी। ठीक है, तो ये उसका खुद का इक्विटी होगा, ओनर्स का इक्विटी की फॉर्म में जो पैसा इन्वेस्ट करता है। मेंटेनिंग ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज टर्म एज, जब आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हो तो हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, जब आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज इन अ मॉडर्न टाइम इज रिलेटेड एज a modern time accounting को the source of business information, language of business and art of recording, classify, summarizing transaction in monetary units, तो all of the above। ये सभी आजकल हमारे ये चीजें क्या है अकाउंटिंग की टर्म को एक्सप्लेन करती हैं। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व, मैंने आपको बताया था जो अकाउंटिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उनको हम पब्लिश कराते हैं, इसलिए ताकि हमारे यहाँ दो तरीके के यूजर होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर होता है, एक इंटरनल यूजर होता है। ठीक है, इंटरनल मतलब कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है, कंपेयर करती है, पॉलिसीज में चेंजेस लाती है। और एक्सटर्नल क्या है, जो आउटसाइड है आपके बिजनेस से। ठीक है, तो जैसे कि आपके बैंक से आप पैसा लेने जाते हो तो वो आपकी देखते हैं कि आपका प्रॉफिट रहा है, आप कैसी, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, आप पैसा उधार वापस कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप किससे उधार पे ले रहे हैं, क्रेडिटर से ले रहे हैं या सप्लायर से आप गुड्स ले रहे हैं, तो वो देखेगा अगर मैं इसको स्टॉक पूरा सामान दे रहा हूँ और क्रेडिट बेसिस पे, तो क्या ये मेरा पैसा वापस देगा या नहीं देगा। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, गवर्नमेंट चेक करती है। ठीक है, कि आपका कितना टैक्स होगा, क्या होना है, ये सारी चीजें देखी की जाती है। तो ये सारे हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। तो एक्सटर्नल यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व परचेज मैनेजर, देखो ये होता है इंटरनल, ये इंटरनल मैनेजमेंट से है। सेल्स मैनेजर भी इंटरनल है।
ठीक है। कस्टमर बाहर का है, यहाँ पर आप एक कस्टमर भी रखते हैं। हम किसी कंपनी से जब कुछ सामान ले रहे होते हैं तो हम उसकी ब्रांड देखते हैं, कैसी कंपनी है, ये सारी चीजें। तो कस्टमर आपका क्या हो जाता है, एक्सटर्नल यूजर हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता है वो इंटरनल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, तो वो भी इंटरनल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है वो विच इज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी क्या डिपेंड नहीं करता, देखो मैनेजमेंट डिसीजन जो है आपके वो अकाउंटिंग पे डिपेंड होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। अकाउंटिंग इज अ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटेड एज बोथ साइंस एंड, आपको पता है वो साइंस भी है और एक आर्ट भी है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स भी है और इसमें हमारे पास स्किल्ड इंसान अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, इसलिए इसको हम एज अ साइंस और आर्ट दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बुक कीपिंग इज मेड टू मेंटेन अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ। अब बुक कीपिंग हम किस लिए करते हैं, डिटेल रिकॉर्ड रखने के लिए अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन का। स्टार्टिंग की डेफिनेशन से ही बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग किस चीज का रिकॉर्ड रखती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज, अब जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, आपने देखा होता सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल यूजर और एक मैंने आपको बताया था इंटरनल यूजर्स। बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग क्या है, स्टेप है अकाउंटिंग की, कौन सी वाली, प्राइमरी स्टेप। ठीक है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। द एक्चुअल रिकॉर्ड मेकिंग फेज द अकाउंटिंग इज यूजुअली कॉल्ड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, ये हमारी बुक कीपिंग होती है। अकाउंटिंग इज बोथ, आपको बताया था मैंने, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। देयर आर थ्री अप्रोचेस टू अकाउंटिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस। ठीक है, आपको एक्रूवल बताया था मैंने, मगर यहाँ पर अब क्या होते हैं, थ्री अप्रोचेस होते हैं जिसको हम कैश बेसिस बोलते थे, मिक्स्ड बोल देते हैं और मिक्स्ड भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको हाइब्रिड बोल सकते हैं। ठीक है, अंडर विच बेसिस of accounting actual cash received and actual payments are recorded। तो ये आपका होता है कैश में, जिसमें खाली हमें वो चीजें रिकॉर्ड करनी है जो एक्चुअल में रिसीव हुई है या एक्चुअल में आपने कैश से पेमेंट करी है। ठीक है, कुछ भी एक्रूड नहीं है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये सब पैसा आया है, गया है, जिस डेट पे गया है तभी उसको रिकॉर्ड करना है। अगर वो आपका आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बेसिस में। द ऑल्टरनेटिव टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो आपको मैंने अभी बताया था क्या होता है आपका एक्रूवल। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन विच ओनली पर्सनल अकाउंट विद और विदाउट सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन इज नोन एज, देखो सिस्टम जो है अकाउंटिंग का जिसमें इन विच ओनली पर्सनल अकाउंट विद और विदाउट एनी सब्सिडरी बुक, कोई सब्सिडरी बुक नहीं, खाली उसका खुद का पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसको बोलते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दिस मैथड ऑफ राइटिंग एवरी ट्रांजेक्शन टू अकाउंट इज कॉल्ड, मैंने बताया था जब हम दो अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डबल एंट्री बोलते हैं। अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड एक्रूवल बेसिस आर फॉलोड, तो वो आपका मिक्स्ड और हाइब्रिड होता है जिसमें हम अकाउंटिंग ऑफ कैश बेसिस भी यूज करते हैं, एक्रूवल बेसिस भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनी एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनी वर्थ बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड, देखो हम जो कोई चीज के बदले पैसा देते हैं, ठीक है, या उसके कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, हमने हमारी गाड़ी गिरवी रख दी या हमने बैंक चेक से पेमेंट कर दिया, कार्ड से पेमेंट कर दी, तो ये सारी चीजें जिसमें हम गुड्स खरीद रहे हैं बदले में कैश दे रहे हैं या कैश रिलेटेड, ठीक है, या फिर कैश इक्विवेलेंट चीजों को देते हैं, तो वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज चल रहा है। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड अ पर्टिकुलर प्लेस, देखो जैसे राम का अकाउंट है, तो अगर राम ने गुड खरीदे, गुड परचेज किया, परचेज रिटर्न किया, क्या कुछ उधार दिया, तो वो सारी चीज एड सब्ट्रैक्ट कहाँ होगी, राम के अकाउंट में, उसके इंडिविजुअल अकाउंट में। तो कर्ता, तो अब क्या होता है कर्ता, खाता, खाता नहीं बोलते हैं उसको, सॉरी खाता तो हिंदी में हो गया, रजिस्टर भी में नहीं, हम नहीं मेंटेन करते, बुक भी नहीं, उसको हम बोलते हैं हमारा अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये 34 क्वेश्चन है, ये है आपके क्रेडिटर और डेटर कौन होते हैं इसके बेसिस पे। अब देखो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिससे हमने उधार सामान लिया है या कुछ भी चीज उधार ली है जिसको हमने पेमेंट करनी है, जो कि हमारे लिए पेबल है चीज, ठीक है, वो मनी हमें पेबल है। डेटर क्या होते हैं, जिनसे हमें पेमेंट लेनी है, रिसीव करनी है, ठीक है, उनके लिए हम क्रेडिटर हैं, मगर हमारे लिए वो कौन होंगे, डेटर होंगे, क्योंकि वो हमें पेमेंट करेंगे। तो अब जिसको आपको पे करना है वो आपके लिए क्रेडिटर होगा। अब 35 है ओनर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट और होल्डिंग इन अ बिजनेस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब कि टोटल एसेट्स
लेस लायबिलिटी इज टर्म्ड एज, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, क्या होता है कि कोई ओनर है, उसकी नेट एसेट्स कितने आए, मतलब कि टोटल एसेट्स। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, हमने टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी निकाल दी थी, तो इक्विटी निकल कर आ गई थी कि उसके खुद के ओनर्स इक्विटी कितनी होगी, उसके खुद का पैसा कितना होगा, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन दैट हैज मनी वैल्यू इज, ठीक है, कोई भी चीज जिसके पास जो फिजिकली प्रेजेंट है या फिर जिसमें मनी वैल्यू है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। A claim which can be enforced against the assets of a firm is called। अब देखो, अगर हम किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई क्लेम ले सकते हैं किसी फर्म से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्विटी। एन इनफ्लो ऑफ एसेट्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल इज टर्म एज। अब देखो, एसेट्स होते हैं कंपनी के, ओनर कैपिटल उससे अफेक्ट होती है। अगर कंपनी के एसेट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज मतलब कि इंक्रीज कब होंगे, जब इनफ्लो हो रहा होगा एसेट्स का। इनफ्लो मतलब, ठीक है, आपके पास आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम। और अगर आउटफ्लो हो रहा होता है, ठीक है, पैसा जा रहा है बाहर, ठीक है, बाहर जा रहा है, तो उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी है। एनी अमाउंट ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय ओनर ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूजेस। ये आपको पता होगा, जब भी कोई ओनर बिजनेस में से कुछ सामान या गुड्स या पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, ये चीज जरूरी है कि पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ऑप्शन नंबर ए ड्रॉइंग बोलते हैं। एनी रिटन डॉक्यूमेंट इज इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, देखो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो कि सपोर्ट कर रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, उसको हम बोलते हैं वाउचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ऑडिटिंग में बहुत आएगा। ठीक है, वाउचर वेरिफिकेशन क्या होता है, तो हमें ऑडिटिंग भी पढ़नी है। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक फंडामेंटल पे। अब मैंने आपको जैसे गैप कराया था, तो कल मैं आपको गैप के क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब ये सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, बेसिक टर्म्स, उसके बाद हम थोड़ा लेवल अप करेंगे। ठीक है, so that's all for today. I hope you guys like this session, so please like, share and subscribe my channel. Thank you, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।